चलो तो आज हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन, ठीक है बच्चों। तो शुरुआत करेंगे हाइड्रोकार्बन में। और हाइड्रोकार्बन में ये तो आपको पता ही है कि तीन होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एल्केन के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो एल्केन के लिए बात करेंगे तो एल्केन क्या होता है ये तो आपको पता ही है कि एल्केन क्या होता है। सिंगल बॉन्ड जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये आपको पता ही है कि सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एल्कीन होता है। अगर इसका सामान्य सूत्र देखा जाए, जनरल फॉर्मूला देखा जाए तो कितना होता है, CnH2n+2 होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। CnH2n+2 होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। इसको हम लोग पैराफीन भी बोलते हैं, मालूम है, पैराफीन। इसको पैराफीन बोलते हैं। पैराफीन का मतलब समझते हो? पैराफीन का मतलब होता है लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव, ये इसकी जो रिएक्शन होती है वो एल्कीन और एल्काइन के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेस रिएक्टिव, ठीक है, लेस रिएक्टिव, इसी इसको बोलते हैं पैराफीन। क्लियर है, इसको पैराफीन्स बोलते हैं। क्लियर है, उसको क्या बोलते हैं, ऑलिफीन्स, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ऑलिफीन्स। तो ये होता है पैराफीन। पैराफीन एक वर्ड है पैरा और फीन्स का, और पैरा का मतलब होता है लेस, फीन्स का मतलब रिएक्टिव, तो लेस रिएक्टिव। तो ये तो एक छोटी सी बात मैंने बता दी, लेकिन अब जो मुद्दे की बात है वहां से शुरुआत करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि C1 से C4 तक जो होते हैं सभी गैस होते हैं। चलते रहे साथ में, नोट करते रहे साथ में। C1 से C4 गैस होता है। दूसरा C6 से C17, ठीक है, लिक्विड होता है और ये कलरलेस होता है, कलरलेस। और उससे ऊपर जाते हैं, ठीक है, किससे, इससे ऊपर एबव जो होते हैं वो सॉलिड होता है। क्लियर है। तो C1 से C4 गैस, C16 से C17 लिक्विड और एबव सॉलिड। अब यहां पर C5 दिख रहा है आपको। C5 में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, देखो 5 कार्बन एटम में अगर देखा जाए तो तीन चीजें बन सकती है। 5 कार्बन एटम में तीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। पहला हाइड्रोकार्बन कौन सा हो सकता है, ओपन चेन हो जाए, CH3 CH2 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 CH2, ये हो जाए। दूसरा हो सकता है CH3 CH2 CH CH3 CH3, और तीसरा हो सकता है ये कंडीशन, CH3 यहां पर CH3 यहां CH3। क्लियर है। तीनों का नाम भी आप अच्छी तरीके से जानते हो, पढ़ा चुके हैं। पहला इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन, इसको क्या बोलते हैं आइसोपेंटेन, और इसको बोलते हैं नॉर्मल पेंटेन। अब इसमें जो ये नियोपेंटेन होता है ये गैस होता है। नियोपेंटेन जो होता है ये गैस होता है, जबकि ये दोनों जो होते हैं ये लिक्विड होते हैं, इसलिए इसको अलग से पढ़ना है। ठीक है बच्चों। तो यहां पर ये जो होता है ये गैस होता है, और नॉर्मल और आइसो जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है ड्यू टू बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक के कारण से। तो 100% अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लिक्विड और गैस में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है गैस से। इसका मतलब इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे ज्यादा है। बात समझ में आ रही है, इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे ज्यादा है, इसके कारण से इनकी स्थिति में परिवर्तन आता है। तो बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर, क्योंकि ये बात आ गई है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट पर ही डिस्कस करते हैं। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट को कैसे समझना होता है, क्वथनांक को कैसे समझना होता है।
उसको समझ लो। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, सबसे पहली बात है उसके मॉलिक्यूलर मास पे, अणुभार पर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पे, और मॉलिक्यूलर मास से बॉइलिंग पॉइंट का रिश्ता जो बनता है वो कैसे बनता है, वो बनता है उसके वॉन डेर वाल्स फोर्स से, क्योंकि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका वॉन डेर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा। आया ना, जानते हो आप अच्छी तरीके से। तो अणुभार पर डिपेंड करता है वॉन डेर वाल्स फोर्स, तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा। और वॉन डेर वाल्स फोर्स किस पर डिपेंड करता है, उसके मॉलिक्यूलर मास और साथ ही साथ पे उसके सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। यानी कि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वॉन डेर वाल्स फोर्स ज्यादा होगा। इसलिए मॉलिक्यूलर मास, सरफेस एरिया, वॉन डेर वाल्स फोर्स तीनों एक दूसरे के रिलेट करेंगे। तो ये बॉइलिंग पॉइंट। और सरफेस एरिया किस पर डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया किस पर डिपेंड करेगा, विदाउट ब्रांच पे, मतलब शाखाओं पे, कि अगर ब्रांच ज्यादा हो जाएंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, शाखाएं ज्यादा अगर हो गई तो सरफेस एरिया कम होता जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि अगर आप ब्रांच बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ऐसे समझ लो, ब्रांच बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वॉन डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अरे ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई डाउट यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। हमने यहाँ पर CH4 ले लिया, या C2H6 ले लिया, या C3H8 ले लिया, C4H10 ले लिया। मैंने कहा बताओ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? तुम कहोगे सर ये कोई क्वेश्चन है? सीधा सा क्वेश्चन है, ये होगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बोलो हाँ या ना, बोलो, कोई डाउट यहां तक आ गया? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा सरफेस एरिया बढ़ेगी, सरफेस एरिया बढ़ेगी वॉन डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जहां पर ब्रांचेज आ जाए। जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट हमारे पास में क्वेश्चन हो गया CH3 CH2 CH2 CH3, ये ले लिया। दूसरा ये ले लिया CH3 CH CH3 CH3, ये ले लिया। अब इसमें ब्रांच बढ़ गई, तो ब्रांच बढ़ने से क्या हुआ, सरफेस एरिया क्या होगा, ब्रांच बढ़ने से सरफेस एरिया कम होगा। इसका मतलब है इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। आगे बात समझ में? और इसका सरफेस एरिया क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कौन सा होगा? क्लियर हो गया? बात समझ में आ रही है? दूसरी बात क्लियर होगी, चेक करते रहना, आवाज आ रही है? ठीक है, दो बातें हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब एग्जांपल नंबर 3 ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 3 ले रहे हैं। यहां पर हमने ले लिया कार्बन एटम CH3 CH2 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 CH3, एन पेंटेन हो गया। दूसरा कौन सा ले ले, आइसोपेंटेन ले ले, CH3 CH2 CH3, और तीसरा हम ले लेते हैं नियोपेंटेन। ये कंडीशन है। अब समझ में आ गया होगा, ब्रांच बढ़ गया, सरफेस एरिया कम हो गया, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अब समझ में आया किसका ज्यादा होगा, सबसे पहले A होगा, फिर B होगा, और फिर सिंपल है, क्लियर हो गया। ब्रांच बढ़ा दोगे तो सरफेस एरिया कम होता जाएगा, और सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं अगले कंडीशन पर, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बाद मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गलनांक। मेल्टिंग पॉइंट भी जो होता है वो भी मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है, यानी कि वो भी वॉन डेर वाल्स फोर्स पर डिपेंड करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है।
कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करता है, वॉन डेर वाल फोर्स पर डिपेंड करता है, ब्रांच पर उसी तरीके से ब्रांच पर भी डिपेंड करता है। क्लियर है? ब्रांच पे भी डिपेंड करता है, लेकिन साथ ही साथ में डिपेंड करता है पैकिंग पर। एक बात मैं आपको समझाने वाला हूं, ये तो सब सेम है, लेकिन ये डिपेंड इसलिए भी करता है कि वहां पर पैकिंग कैसी है, पैकिंग पर भी डिपेंड करता है। अब पैकिंग का एक एग्जांपल समझाता हूं तो समझ में आ जाएगा। देखो, ऐसे हमने एक एग्जांपल बनाया और एक एग्जांपल हमने ऐसे बनाया, ये दो है। इसमें अगर गौर से देखा जाए तो टर्मिनल को देखो, मतलब अंतिम सिरा, उसको देखो। यहां पर आपके पास में CH3 है, यहां आपके पास CH3, जबकि यहां भी CH3 और यहां भी CH3। ड्रग पैकिंग में देखो, जब इसको हमने बनाया है उस जगह पर आप ये देखो कि ये CH3 समूह और ये CH3 समूह आमने सामने आ रहे, जबकि यहां पर अगर देखो तो ये CH3 समूह और ये CH3 समूह जो इसके दूर जा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाहिल है, ये दोनों CH3 समूह पास में आ रहे हैं और ये CH3 समूह दूर जा रहा है। तो ये पास में आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस मैक्सिमम है और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस दूर रहेंगे तो प्रतिकर्षण कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। पास में रहेंगे, सामने रहेंगे, सेम डायरेक्शन में रहेंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। तो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। अगर ये ज्यादा है ये कम, इसीलिए इसको पैकिंग के बेस पर डिफाइन किया गया। तो इन दोनों में अगर देखा जाए, इसको मैं A बोल लेता हूं, इसको मैं B बोल लेता हूं, तो यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो A का ज्यादा होगा, A का ज्यादा होगा B से। साथ में देख रहे हो, देखते जाओ साथ में। तो मेल्टिंग पॉइंट जो हो गया वो A इज ग्रेटर देन B हो गया। अब सुनो, एक बड़ी कमाल की बात सुनो कि यहां पर मॉलिक्यूलर मास तो इसका ज्यादा है ना, मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? यहां पर कार्बन एटम 1 2 3 4 5, यहां कितने 1 2 3 4, तो मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट उससे कम। तो यहां पर इसको ऐसे ध्यान रखो, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है, ये क्या है? इवन सम, 4 नंबर इवन हो गया और ये क्या हो गया? ऑड, 5 नंबर। तो इवन जो होगा वो ऑड से ज्यादा, इवन जो होगा वो ऑड से ज्यादा। अरे आया समझ में? इवन जो होगा ऑड से ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं कहूं ओवरऑल क्या होगा, तो भैया ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा क्योंकि अणुभार बढ़ रहा है तो वॉन डेर वाल फोर्स बढ़ रहा है। लेकिन इवन ऑड पे कब ज्यादा होगा? ऐसे मान के चलो, देखो ऐसे मान के चलो, एक थोड़ा सा ग्राफ बनाता हूं, ऐसे बनाओ फिर यू बनाओ, फिर यू बनाओ, फिर यू बनाओ, ऐसे समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर आपका C1 है, यहां C2 है, तो यहां C3 है, फिर यहां C4 है, यहां C5, यहां C6 है। ये मैंने एक ऑब्जर्वेशन दिया है। आप कहोगे सर कहीं और कुछ दूसरा बन गया, मतलब लगभग ऐसा बनेगा। C7 या C8, मतलब बढ़ रहा है, ठीक है ना? मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन इवन ऑड में कम ज्यादा हो जाएगा। आ गया समझ में? तो ये क्लियर हो गया भाई, ये मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया किस टाइप की कंडीशन है। चलो, तो यहां तक मैंने आपकी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बातें बता दी। अब बात करते हैं, नेक्स्ट इज प्रिपरेशन। ठीक है, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के लिए बेटा मैं आपको कुछ रिएक्शन पहले लिख दे रहा हूं, फिर एक एक करके अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहां पर मैंने लिख दिया है RH एल्कीन, बीच में लिख दिया मैंने एल्कीन, ठीक है। तो यहां पर एक मैं
मैप बना देता हूं, उस मैप को ध्यान रखना है आपको। तो फिलहाल चलो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर लेते हैं नंबर 1 RX। RX से हम सीधे सीधे इसका रिडक्शन कर दें, यहां पर लिख दिया रिडक्शन H, रिडक्शन। रिडक्शन के लिए मैं यहां पर बहुत से रिएजेंट यूज कर सकता हूं, जैसे जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl यूज कर सकता हूं, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH यूज कर सकता हूं, ठीक है। HI इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस यूज कर सकता हूं, पढ़ा चुका हूं सब मैं आपको, ठीक है, जितने भी बताए थे वो। यहां पर मैं एक और ले लेता हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले रहा हूं और NaBH4 भी ले रहा हूं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में मुझे दो बातें करनी है। मैंने वहां पर जब रिडक्शन की बात की तो एल्किल हैलाइड का रिडक्शन नहीं बताया था मैंने, इसके थ्रू ये मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 और एक और होता है TPH, ठीक है, TPH क्या होता है बता देंगे, क्यों परेशान, क्लियर है। तो ये तीनों यहां पर यूज करते हैं। तो पहली रिएक्शन होगी। दूसरी रिएक्शन थोड़ा सा साथ में चलते रहे, RCOONA, यहां पर लिखेंगे NaOH CaO, ये रिएक्शन हो गई। सेकेंड, थर्ड RX Na ट्राई ईथर, इसको यूज करेंगे। साथ में जल्दी नोट करते जाए, इसको बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन। हाँ, इसमें क्या लगेगा, हाँ तो एल्केन लिख दिया मैंने यहाँ पर, एल्केन लिख दिया, वो एक जनरल एल्केन है, उसको इससे मतलब समझो कि ऐसे बन रहा है, यहाँ पर एल्केन लिख दे रहा हूं मैं, वो तो मुझे ही पता है भाई, बनाएंगे ना अपन, यहाँ एल्केन लिखा है, ठीक है। चाहो तो RH की जगह एल्केन लिख लो। अच्छा कंफ्यूजन है तो रुको एक मिनट, रुको 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 रुको, अब ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ एल्केन, अब सही है, कोई बात नहीं, वहां नीचे ब्रैकेट में लिख दो एल्केन, कोई बहुत बड़ा पाप थोड़ी कर दिया। इसको बोलते हैं वुर्ज रिएक्शन, ये लो थोड़ा स्पीड पकड़ो। फोर्थ में आ जाओ, फिर से RX ले ले, जिंक ले लो, यहां मैग्नीशियम ले लो, जिंक या मैग्नीशियम, ऐसे बेसिकली जिंक, और जिंक के साथ में यहां पर जो रिएक्शन का नाम होता है दैट इज द फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो गई, इसको डिटेल में भी चलेंगे, पहले आप ये नोट कर ले, मतलब किससे किससे इसकी प्रिपरेशन करते हैं उसकी बात करते हैं। उसके बाद 5th नंबर में आ जाता हूं, यहां पर RX ले लूं, RX ले लूं, यहां पर मैं लिथियम ले रहा हूं, सेकेंड में CuX ले रहा हूं, थर्ड में R-X ले रहा हूं। इस रिएक्शन का नाम भी होता है दैट इज द कोरे-हाउसेस सिंथेसिस, ठीक है, कोरे-हाउस अभिक्रिया सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उसके बाद में छठा नंबर में ले रहा हूं RMGX, ग्रिग्नार्ड जानते हो आप लोग, H+ एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लो, ये ले लो, ठीक है, ये 6 नंबर हो गए। चलते रहो साथ में।
7वें नंबर पर देखो एक्टिव हाइड्रोजन हो गया, RMgX हो गया। 7वें नंबर पर ले लो RCOONA, यहां पर विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस, इसको कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस, इससे भी इसकी प्रिपरेशन की जाती है। क्लियर हो गया। और एक और ले लेते हैं, कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस बाद में। डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से याद करो, हाइड्रोजनेशन करते हैं, याद आया, हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन। तो कुछ कॉमन रिएक्शंस मैंने आपको दे दी हैं, जिन रिएक्शनों को डायरेक्टली दिमाग में रखना है कि इनसे हाइड्रोकार्बन बनता है, यानी कि एल्कीन बनता है। बेसिकली यहां से एल्कीन बनता है। क्लियर हो रहा है। बाकी और भी रिएक्शंस हैं, दो चार और भी है, लेकिन जो मेनली रिएक्शंस है जिनके बारे में हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है वो ये रिएक्शंस है। तो 8 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी रिएक्शन मैंने पहले भी करवा दी है, और कुछ रिएक्शन है जो है जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से नोट करें, जल्दी से बना लें इसको, फिर आगे बात करते हैं। बेटा हम बस, हाँ भाई क्लियर हो गया, सब कुछ समझ में आ गया, कुछ रिएक्शन समझ में आ गई है। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है RX, रिडक्शन कर दिया, रिडक्शन करेंगे हम, यहां पर एल्कीन बनाएंगे। दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम जो रखे जाएंगे वो सेम होंगे, मतलब जितने कार्बन एटम यहां होंगे उतने कार्बन एटम यहां होंगे। अगर यहाँ 2 कार्बन एटम का हैलाइड रहेंगे तो यहाँ भी 2 कार्बन एटम का ही हैलाइड होगा, एल्कीन होगा। समझ में आ गया। अब पॉइंट ये होता है रिडक्शन कैसे करते हैं। तो रिडक्शन के लिए मैंने जनरल से आपको बातें बता रखी है, याद होगा। किसका यूज करते हैं, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, ठीक है। ZnCu, जिंक कपल भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। मेटल देख लेना बेसिकली वहां पर, और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, ये भी आप यूज कर सकते हो, काफी कुछ यूज कर सकते हो। लेकिन जो मेन मुद्दा है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, और वो है हमारा मेन मुद्दा LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां ध्यान रखना है आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की तरफ जाना है। देखो यहां पर मुद्दे की बात को समझो, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में जब हम रिडक्शन करते हैं तो हमें एल्केन कम मिलता है। देखो प्राइमरी होगा तो हमें एल्केन मिलेगा, सेकेंडरी हैलाइड होगा तो हमें एल्केन मिलेगा, बात को ध्यान रखना। लेकिन टर्सरी अगर हैलाइड होगा तो यहां पर बेटा एल्कीन मिलेगा। ये है मुद्दे की बात। यानी कि इसका मतलब है कि प्राइमरी हैलाइड सेकेंडरी हैलाइड के रिडक्शन के लिए, प्राइमरी हैलाइड सेकेंडरी हैलाइड के रिडक्शन के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन टर्सरी हैलाइड के रिडक्शन के लिए इसका यूज नहीं करना है। यहां पर ये एल्कीन बनाता है। अब दिमाग में बात चल रही है, एल्कीन बनाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर ये भी मैं सोच सकता हूं कि यहां पर तो हो रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बोलो हाँ या ना। X हटा रहा है, H लग रहा है, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कौन होता है, X सोच लो ना, माइनस होता है ना, H माइनस ही तो निकलता है। और H माइनस कैसा हो गया, न्यूक्लियोफाइल। अरे हो गया कि नहीं हो गया। और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी में क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन यहां पर एल्कीन बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब यहां पर होता है एलिमिनेशन। समझ में आ रही बात, यहां क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। ये पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है। ये है कहानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। तो कुछ चीजें ध्यान भी रखनी पड़ेंगी आपको, कुछ चीजें ध्यान होनी ही चाहिए, तभी की बात चलेगी। दूसरा अगला पॉइंट चलते हैं, NaBH4 की कहानी भी सुन लेते हैं। NaBH4 क्या करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, मालूम है अच्छी तरीके से। ये क्या करता है, प्राइमरी हैलाइड का रिडक्शन नहीं कर पाता, सेकेंडरी हैलाइड और टर्सरी हैलाइड का रिडक्शन करता है। देखो ये है काम की बात, एल्कीन। मतलब इसका टर्सरी और उसका प्राइमरी, वो प्राइमरी में यूज नहीं करोगे आप,
मतलब NaBH4 प्राइमरी हैलाइड का रिडक्शन नहीं कर पाता, सेकेंडरी और टर्सरी का कर देता है। ये बात समझ में आ गई है, दो बातें समझ में आ गई है। तो रिस्ट्रिक्शन समझ में आ रहा है, कहां पर कौन रिएक्शन करेगा और कहां पर कौन रिएक्शन नहीं करेगा। अब आते हैं तीसरा जो मैंने वहां लिखा था, TPH, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड। इसको लिखेंगे ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, PS3SNH, PS3SNH, PSG, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, TPH। समझ में आ गया। ये देखो सबसे बढ़िया सुंदर सा होता है। क्या होता है सुंदर सा इसमें? क्योंकि ये क्या करता है, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी हैलाइड, ठीक है, सेकेंडरी हैलाइड और टर्सरी हैलाइड, तीनों प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, ठीक है, और कौन सा, टर्सरी हैलाइड, तीनों का रिडक्शन कर देता है और तीनों का रिडक्शन करके एल्केन बनाता है। ये है अच्छा इसका, इसलिए इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। क्लियर हो गया। ट्राइफिनाइल टिन, टिन मतलब SN हाइड्राइड H-, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों का रिडक्शन करता है और तीनों का रिडक्शन करके एल बनाता है। तो ये है पूरी कहानी रिडक्शन की, कि कहां किसका रिडक्शन करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये कहानी आपको पता चल। चलो आगे बात करते हैं, थोड़ा स्पीड अप करिएगा, काफी चीजें कंप्लीट करनी है। अब आते हैं दूसरा, दूसरे पर आ जाते हैं, नंबर सेकेंड रिएक्शन की तरफ चलते हैं। और सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास में RCOONA, यही तो है। और यहां पर कुछ लिखा हुआ है NaOH और यहां लिखा हुआ है CaO और यहां बनता है RH। ये है हमारे पास में अगला, इसको बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सीकरण, डिकार्बोक्सीकरण, डिकार्बोक्सिलेशन, विकार्बोक्सीकरण हिंदी बोलते हैं। देखो इसमें होता क्या है उसको समझ लेते हैं। इसमें एक सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में समझते हैं कि यहां पर RCOONA ले लो, यहां पर NaOH ले लो, इन द प्रेजेंस ऑफ CaO ले लो, तो आसान भाषा में ये कहे कि भाई साहब इतना निकाल दो, आप इतना निकाल दो, इतना निकालोगे तो जो बचा हुआ है उसको जोड़ दो, RH। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया? आ गया, देखो इतना निकाल, अब आ गया हुआ समझ। यानी कि इसका मतलब यहां RH प्लस ये बन गया आपका Na2, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इधर से R उधर से H उठाओ, दोनों को निकाल दो और दोनों को निकाल के दोनों को जोड़ दो। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं एल्केन प्लस Na2 डिकार्बोक्सी। क्लियर हो रहा है? इसको बोलते हैं डिकार्बोक्सी। अब इसमें देखो एक बात पहले समझ लो, इसमें NaOH प्लस CaO को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडा लाइम, सोडा लाइम। हिंदी में भी इंग्लिश में भी, हिंदी मत ढूंढने लगा, सोडा लाइम मतलब सोडा सोडा हो गया, लाइम मतलब नींबू, तो सोडा नींबू है। समझ में आ गया नहीं? नींबू सोडा, तो ऐसा कुछ नहीं है, इस पर फोकस नहीं करना है। तो यहां पर आपको बनाना है ये कंडीशन। तो रिएक्शन को देख लेते हैं, दो चार रिएक्शन देख लेते हैं, फिर आगे की इसकी और चीजों को देखेंगे। RCONA प्लस यहाँ पर हो गया NaOH, फटाफट बनाओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, बना लो। क्या बनेगा, किसको किसको जोड़ना है, CH3 को ऐसे जोड़ना है, यहाँ पर CH4 प्लस यहाँ पर हो गया Na2। क्लियर है? कोई भी एग्जांपल ले लो, किसी भी टाइप का एग्जांपल ले लो। यहाँ पर हम ले लेते हैं C3H7, यहाँ पर COONA प्लस NaOH। क्लियर है? यहाँ से इसको जोड़ लो, इतना जोड़ लो, इतना जोड़ लो, यहाँ C3 कुछ भी जोड़,
कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, किसी भी टाइप का एग्जांपल ले सकते हो। ये ले लो COONA, ऐसा ले लो NaOH के साथ CaO, आ गया समझ में? तो आप बढ़िया बेधड़क बनाओ, एल्कीन बनाओ। कोई डाउट यहां तक? सिंपल है। तो कोई भी एग्जांपल लिया और कर लोगे डिकार्बोक्सिलेशन में, सोडा लाइम के साथ में यूज करेंगे NaOH Na2CO, बस प्रोडक्ट बनाना है। वहां पर आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, आपको प्रोडक्ट बनाना है, बस क्लियर है? उतना हटाओ और वहां से H लगाओ। कार्बन आइटम कम का बनाना है, मतलब एक कार्बन आइटम कम, इधर जितने एल्कीन होंगे उससे एक कार्बन आइटम कम बनाना है, क्योंकि कार्बन आइटम कार्बन डाइऑक्साइड वाला में चला जाएगा N2CO3। अरे C उड़ गया, एक कम हो गया, तो जितने का है उतने कम। हो गया भाई, क्लियर हो गया? पक्का? डन? चलो आगे चले, बताओ नेक्स्ट तीसरे में क्या था, तीसरे की तरफ चलते हैं। ये है भैया सबसे बड़ी बात, इसकी तरफ करेंगे फोकस ईमानदारी के साथ। ये है हमारा वुड्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वुड्स रिएक्शन। चलो तो बात करते हैं वुड्स रिएक्शन में। देखो वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। देखो वुड्स रिएक्शन में होता है क्या है, वुड्स रिएक्शन में बात नहीं, अरे एल्केलाइड लिया जाता है और एल्केलाइड की रिएक्शन क्या करते हैं, सोडियम के साथ करते हैं। अच्छा यहां पर रिएक्शन कैसे करते हैं, जो भी आप एल्केलाइड लोगे, अगर वो प्राइमरी एल्केलाइड है या मोनोहेलाइड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां से दो मॉलिक्यूल ले लो, उसके दो X निकाल लो, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है, और इस कंडीशन पर वो R बना देता है प्लस 2NaX बना देता है। ये कंडीशन समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, दो मॉलिक्यूल ले लो RX और 2Na के साथ रिएक्शन करो तो RR बना। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे यहां पर हमने ले लिया ClCl प्लस 2Na प्लस ClCH3, तो आप सीधे सीधे लेके चलोगे तो क्या बन जाएगा, यहां से इसको निकाल दो CH3। आ गया समझ में? बाकी तो आप समझ जाओगे, आगे बना लोगे। क्लियर है? कोई भी दो ले लो, सेम होने चाहिए, सेम है, बिल्कुल है सेम, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप यहां पर। जैसे यहां पर ले सकते हैं CH3 CH2 Br प्लस 2Na प्लस Br CH2 CH2, ठीक है, राइट, इसको निकालो, यहां CH3 CH2 CH2 CH2, क्लियर हो गया? इस तरीके से कोई डाउट यहां तक? ऐसे भी ले सकते हो, सेकेंडरी भी ले सकते हो, सेकेंडरी भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ऐसे ले लो, यूं ऐसे ले लो, तो यहां से ऐसे, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप इसको बना सकते हो। दो सेम मॉलिक्यूल ले लिए, बन गया, ऐड हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा के लेके आ रहा हूं, वो समझिएगा, वो क्या इंपॉर्टेंट है उसको समझिए। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं टर्सरी हैलाइड ले लूं, सुनिएगा मेरी बात को, देखो यहां पर मैंने क्या था, ये सेकेंडरी था, यहां ये कैसे थे, प्राइमरी थे, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं तुमसे, जोड़ दिया तुम लोगों ने। लेकिन अगर टर्सरी होगा तो टर्सरी जो होता है वो वुड्स रिएक्शन नहीं देता, मतलब वुड्स रिएक्शन फॉलो नहीं करता, टर्सरी हैलाइड वुड्स रिएक्शन फॉलो नहीं करता। समझ में आ गई बात? अब क्यों नहीं करता, इसलिए नहीं करता, इसके बारे में थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात तो ये,
अब एक और बात करते हैं, यदि दोनों R अलग अलग हो, मतलब दोनों एल्किल ग्रुप जो है अलग अलग हो जाए, अगर ये कंडीशन आ जाए, दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग हो जाए, अगर ये कंडीशन, तो यहां पर थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा दिमाग क्या कहता है कि आप रिएक्शन तो बनाओ, लेकिन प्रोडक्ट एक से ज्यादा बनाएंगे। मतलब ऐसे बनाओ, पहला आर आर बना लो, मतलब एक का डबल कर दो, फिर दूसरे का डबल कर दो, और फिर तीसरे का आर आर। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि इस कंडीशन में 3 प्रोडक्ट बनेंगे। ये है बात। मतलब अगर दो डिफरेंट होंगे तो फिर ऐसा कुछ होगा। दो बातें दिमाग में रखनी है, देखो दो बातें। पहली बात तो ये रखनी है दिमाग में कि टर्सरी के साथ वुड रिएक्शन नहीं होता, और दूसरी बात दिमाग में रखनी है कि दो अगर डिफरेंट है तो फिर 3 प्रोडक्ट बनेंगे। अब इसमें भी एक बात दिमाग में रखनी है, ठीक है, क्या कि R की जगह अगर मैं CH3 ले लूं, मान लेता हूं, और यहां मैं C2H5 ले लूं, तो 3 प्रोडक्ट कौन से होंगे? सोच के देखो, 3 प्रोडक्ट कौन से होंगे? पहला होगा CH3 दूसरा होगा C2H5 और तीसरा कौन सा होगा? CH3 है ना, ये तो होगा। अब इसमें बड़े कमाल की बात है, पता है क्या है कमाल की बात? ये है कि एक प्रोडक्ट जो बनेगा इसमें वो ऑड बनेगा और दो बनेंगे इवन। कुछ भी जोड़ लो, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, समझ में आया? एक बनेगा ऑड, दो बनेगा। तो इवन जो होगा, ये इवन है ना, अरे हाँ है ना, ये इवन है। तो इवन जो होता है वो मेजर होता है, और ऑड जो होता है वो माइनर होता है। इसका मतलब एक लाइन यहां पर जरूर जोड़ देना कि वुड रिएक्शन का प्रयोग, ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, वुड रिएक्शन से इवन ज्यादा बनाया जाता है। मतलब बेस्ट मेथड फॉर द इवन हाइड्रोकार्बन, ऐसे बोल सकते हो, बेस्ट मेथड फॉर द इवन हाइड्रोकार्बन। इवन के लिए ये ज्यादा डोमिनेट, बेस्ट मेथड ऑफ द इवन हाइड्रोकार्बन, ऑड के लिए नहीं है। समझ गए बात को? ये ऑड के लिए नहीं है, इवन के लिए। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? तो ये पूरी बात समझ में आ गई आपको? टर्सरी के साथ नहीं होगा, दो डिफरेंट होंगे तो 3 होंगे, 3 में से इवन जो होगा वो ज्यादा होगा, ऑड कम होगा। तो बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इवन हाइड्रोकार्बन। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं कि आखिर हो कैसे रहा है। होने का किस पर डिपेंड करता है? मैकेनिज्म पर। तो भैया चलो शुरुआत करते हैं मैकेनिज्म की। तो वुड रिएक्शन की मैकेनिज्म से थोड़ा स्पीड अप करिए। वुड रिएक्शन की मैकेनिज्म को अगर देखा जाए तो मैकेनिज्म यहां बच्चों दो टाइप से होती है, पहले मैं बता दूं आपको। एक होती है फ्री रेडिकल से, फ्री रेडिकल के द्वारा इसको समझाया जा सकता है, और एक इसको समझाया जाता है आयनिक से। क्लियर है? आयनिक मैकेनिज्म दोनों से अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है इसको। यानी कि इसका मतलब है इस मैकेनिज्म, इस रिएक्शंस के लिए दो मैकेनिज्म हमारे पास में है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड देन आयनिक मैकेनिज्म। आओ दिखाता हूं मैं आपको फ्री रेडिकल और दिखाता हूं आयनिक। देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर Rx है, Rx है, ठीक है। इस Rx को आप तोड़ दो, कैसे तोड़ दो? यहां माइनस तोड़ दो, यहां प्लस तोड़ दो। कैसे टूटेगा? यहां पर यहां प्लस यहां माइनस, ठीक है। क्लियर हो गया? अरे समझ गए? पक्का? अच्छा, अब देखो हमारे पास क्या है, सोडियम है ना, मेटल है ना, मेटल। तो मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालेगा। क्या करेगा? प्लस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब देखो क्या होगा, अब देखो यहां पर क्या होगा, ये इसको मिल जाएगा, ये इसको मिल जाएगा, ये इसको मिल जाएगा, ये इसको मिल जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि R प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, R फ्री रेडिकल, अरे भाई प्लस था ना, एक कम था, पूर्ति हो गई ना, फ्री रेडिकल हो गया। और ये इसको मिलेगा तो यहां क्या बना देगा ये NaX, इसका काम खत्म भैया, ये तो गया। तो यहां क्या बना, R फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन तो फ्री रह ही नहीं सकते ना कहीं पर भी किसी प्रोसेस में, कहीं ना कहीं तो निपटेंगे, कहीं ना कहीं खपेंगे, कब गया वहां पे। अब R फ्री रेडिकल मिल गया, एक और R फ्री रेडिकल मिल गया, दोनों आपस में बल्ले बल्ले, ये बना है, तो सब तो गए, तो दो ही बचे। तो ये होगी फर्स्ट मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल। आया समझ में, ये हो गया फ्री रेडिकल विदाउट। अब बात करते हैं आयनिक में, तो आयनिक की कहानी समझ लेते हैं। देखो आयनिक की कहानी, आयनिक में भी वही कंडीशन है, R प्लस एक्स माइनस, ये तो पहला काम होगा। Na उसी तरीके से यहां से क्या हो जाएगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, दूसरी बात हो जाएगी। बस पहली दूसरी रिएक्शन तो एज इट इज है, बदलाव होगा तीसरी रिएक्शन से, R प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा सोडियम से, मतलब 2 सोडियम एटम के 2 इलेक्ट्रॉन, और जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये R माइनस बनाएगा, आया ना। अरे प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम, और एक और दे दिया आपने एक्स्ट्रा, यहां तो आपने 1 ही दिया था, या आपने 2 दे दिए, ये हो गया माइनस, और माइनस हो गया तो ये माइनस अब दूसरे वाले को जीने नहीं देगा, ये देखो, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अरे हाँ या ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में X बाहर चला जाएगा, R बनेगा X माइनस। यहीं से तुम्हें एक जवाब मिलेगा, क्या ये बैक साइड से अटैकिंग कर रहा है, और बैक साइड से अटैकिंग कर रहा है तो SN2 होगा, और SN2 होगा तो टर्सरी हैलाइड में ये व्यवस्था, ये तो बात समझ में आ गई नहीं आ गई, टर्सरी हैलाइड में इसीलिए नहीं होता। यानी कि अगर मैं कहूं तो टर्सरी हैलाइड में क्यों नहीं होता, इसको कौन समझा सकता है, ये पॉइंट पर समझा सकता है, समझ में आ गया। तो यहां होता है सब्स्टिट्यूशन, वहां क्या होता है, सिंपल एडिशन। आ रही बात समझ में, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन, अब सुनना मेरी बात। तो पॉइंट ये उठता है, यहीं से एक बात और उठती है कि ठीक है भाई साहब, टर्सरी हैलाइड में ये नहीं होता, तो फिर टर्सरी हैलाइड में होता क्या है। पॉइंट ये भी तो है ना कि टर्सरी हैलाइड में होता क्या है, फिर क्या बनेगा, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहाँ होगा एलिमिनेशन। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एलिमिनेशन होगा। आओ उसी एलिमिनेशन को वहां समझते हैं कि टर्सरी अगर आपको दे दूं मैं, ये है टर्सरी, देखो बच्चों यहां समझना, ये CH3 है, यहाँ CH3 है, ये माइनस है, मैंने सीधे सीधे X निकाल के माइनस कर दिया, X निकाल के माइनस कर दिया, न्यूक्लियोफाइल हुआ ना, ये तो बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, लार्ज न्यूक्लियोफाइल है, इतनी अच्छी अटैकिंग तो कर नहीं पाएगा। तो क्या करता है यहाँ पर, वही मैं बताना चाह रहा हूं, ये क्या करता है, ये क्या करता है कि यहाँ C हो गया, यहाँ X हो गया, यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH2 हो गया, यहाँ H हो गया। बच्चों ये इस H को यहां से निकालता है, और ये माइनस, और यहां पर ये, अब आप समझ गए, अब समझ जाओ कि क्या हो रहा होगा, ये X यहां से निकलेगा, यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव क्या बनेंगे, डबल बॉन्ड। इसका मतलब यहां तो कुछ अलग ही बन जाएगा, सोचा कुछ और था, निकला कुछ और, यानी कि H यहां चला गया, ये बन गया CH3 C CH3 CH3H प्लस क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2 एंड देन, यानी इसका मतलब है एक सिंपल एल्केन और साथ में एक एल्कीन, दोनों यहां पर आपके लिए तैयार है। समझ में आ गया नहीं आ गया, एक सिंपल एल्केन और एक एल्कीन। तो टर्सरी में ऐसा कुछ होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, समझ गए, चलो ठीक है। बोर्ड रिएक्शन में लगता है समझ में आ गया होगा आपको कि बोर्ड रिएक्शन में क्या चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, चलो एक दो क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हैं,
आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, देखो एक क्वेश्चन ये ले लो, यहाँ पर हमने ले लिया, यहाँ पर एक Cl ले लिया, यहाँ एक Br ले लिया, ठीक है, यहाँ पर ड्राई ईथर कर दिया, पूछा गया क्या बनेगा, क्या बनेगा, ठीक है, ClBr है, क्या बनेगा, तो बाईसाइक्लो बनेगा, बहुत बढ़िया, बाईसाइक्लो बनेगा, ठीक है। बाईसाइक्लो क्यों बनेगा, एक्चुअली में ये Cl और ये Br जो है ना, ये दोनों निकलेंगे और दोनों फ्री रेडिकल से आपस में बाईसाइक्लो बनाएंगे। एक्चुअली में इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर होता है तो इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन, क्लियर है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये दोनों अड़ोस पड़ोस में क्यों नहीं बने, मतलब आपके दिमाग में ये भी बात आ सकती है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यूं ऐसे बना दो, ऐसे बना दे, यूं बना दे, और ऐसे बनाने में देखो Cl और Br में कौन जल्दी निकलेगा, Br जल्दी निकलेगा, तो एक Cl यहां लगा दो, एक Cl यहां लगा दो। तो ये एक्चुअली में क्या होता है, ये कंडीशन जब दोनों आपस में जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर, क्या बोलते हैं उसको, इंटरमॉलिक्यूलर, समझ में आ गया, इंटरमॉलिक्यूलर वुड्स रिएक्शन ये बोलते हैं। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रा जो होता है, स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इंट्रा जो होता है वो इंटर से ज्यादा होता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए हम लोग प्रिफर करते हैं इंट्रा पे, ठीक है बच्चों, ये आया समझ में, किसको प्रिफर करते हैं, अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो साइक्लिक इंट्रा फॉर्मेशन जो होता है स्टेबिलिटी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि भैया जो भी आप बना रहे हो तो जरूर चेक कर लेना कि स्टेबल है कि नहीं है ना, उसमें अंदर इसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं कि जबरदस्ती बना दिया, स्ट्रेन भयंकर है, देखते ही लग रहा है अनस्टेबल है, लेकिन बना रहे हो तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो इतना ज्यादा डिप नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखो हाँ इंट्रा जो होता है इंटर से ज्यादा होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी उससे, क्लियर है। लेकिन कहीं पर किसी ने कह दिया कि नहीं भाई साहब आप तो हटा के दिखाओ, तो फिर हैलोजन वाली कंडीशन ध्यान रखना, भाई Br और Cl है, समझ गए ना, Br और Cl है, तो किसको हटाना है किसको रखना है, तो बॉन्ड एनर्जी के बेस पे जाना पड़ेगा हमको, और बॉन्ड एनर्जी के बेस पर हमको पता है रिएक्टिविटी कैसे होती है, Br पहले I, फिर उसके बाद Br, फिर Cl, फिर तो हटेगा कौन पहले, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, और बॉन्ड एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, साइज पर डिपेंड करती है, तो पहले I, फिर Br, फिर Cl, फिर आ गया समझ में। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कैसे यहाँ पर वुड्स रिएक्शंस के क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। अच्छा मान लेते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लेते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, यहाँ Cl हो जाए, यहाँ Cl हो जाए, ये दो कंडीशन हो जाए, क्लियर है, और यहाँ पर आपने ड्राई ईथर यूज कर दिया सोडियम के साथ में, तो सोडियम के साथ में आपने ड्राई ईथर यूज कर दिया, तो भाई दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, दो पॉसिबिलिटी तो ये एक ये यूं है ना, और एक डबल बॉन्ड, तो आप बताओ इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो डबल बॉन्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, समझ में आया कि नहीं है, ये Cl और ये Cl दोनों आपस में मिलकर डबल बॉन्ड बना देंगे, तो ये इस पे नहीं, ये बाईसाइक्लिक स्ट्रेन होती है, अरे आया समझ में। तो ध्यान ये रखना है कि भैया कुछ भी बनाओ स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब यहां पर उल्टा हो गया, ये ध्यान रखो, वहां देखो बाईसाइक्लो स्टेबल था उससे, और यहां पर ये ज्यादा स्टेबल हो गया उससे, क्योंकि यहां पर स्ट्रेन होगा, यहां पर डबल बॉन्ड बन गया तो अच्छी बात है, मजबूत है, आ रहा है ना, ठीक है। तो इस टाइप से ध्यान रखना, ऑप्शन से देख लोगे आप समझ में आ जाएगा। फिलहाल वुड्स रिएक्शंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वुड्स रिएक्शंस में क्या क्या होता है, तो इधर रेजोनेंस आ जाएगा, हाँ तो लेस स्टेबल हो जाएगा फिर, हाँ फिर उसको ज्यादा, ठीक है भैया, क्लियर हो गया, समझ में आ रही है बात, कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी नहीं है, चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब क्लास कौन सा था जरा मुझे याद दिला दो, याद दिला दो, कहाँ गया, अरे बहुत पीछे चले गए अपन लोग, अरे भाई साहब बहुत ज्यादा बढ़ा दिया मैंने, हाँ फ्रैंकलिन रिएक्शन, देखो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, फ्रैंकलिन रिएक्शन वुड्स रिएक्शन की तरह होता है, लिख लो वहां पर, तो फ्रैंकलिन रिएक्शन यहाँ पर Rx जिंक के साथ में वर्क कर रहे हैं, ये जिंक हो गया प्लस XR हो गया, हालांकि यहाँ ड्राई ईथर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यहाँ ड्राई ईथर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहां पर इसलिए होती है क्योंकि सोडियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है,
ठीक है, इसलिए वहां पर यूज करते हैं। जिंक इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं है कंपेरिजन टू सोडियम। तो भैया यहाँ पर उसी तरीके से कहानी हो जाती है, डायरेक्टली रिएक्शन करता है, ये भी आर आर हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, ZnH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ZnH2। क्लियर है, ये बन जाएगा आपका ZnH2। ठीक है, तो यहां पर लिख दो वुड रिएक्शन की तरह, वुड रिएक्शन की, ठीक है, क्लियर, वुड रिएक्शन की तरह। हाँ, दूसरी बात एक और चीज, ये क्या मतलब, ये सिमेट्रिकल के लिए अगर दो डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट बनेंगे। अरे हाँ, है ना, Rx प्लस Zn प्लस X R डैश, बच्चों तीन बनेंगे, R R बनेगा, यही बनेगा, R R डैश बनेगा, और तीसरा कौन सा बनेगा, R डैश बनेगा। तो तीन बनेंगे ये अलग अलग। अब इसमें वही कंडीशन है, कौन सा, E1 जो होगा वो और से, ठीक है, E1 और से, समझ गए ना, E1 और से ज्यादा होगा। तो ये फ्रैंकलिन रिएक्शन, ठीक है, फ्रैंकलिन नाम लिख दिया था। चलो नेक्स्ट, अगला कौन सा है, ये आ गया अब बहुत बढ़िया वाला, कोरेहाउस सिंथेसिस या कोरेहाउस अभिक्रिया। ये है हमारे पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा जल्दी नोट करें, स्पीड में चलें। कोरेहाउस अभिक्रिया बहुत बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, और कहीं ना कहीं वुड रिएक्शन और फ्रैंकलिन रिएक्शन का सब्स्टिट्यूट है। जो काम वुड नहीं कर पाता, जो काम फ्रैंकलिन नहीं करता, वो कोरेहाउस करके दिखाता है। तो आओ उसके कोरेहाउस की बात करते हैं कि कोरेहाउस में क्या होता है। देखो सबसे पहला, सुनो मेरी बात और से देखो, सबसे पहले RX एल्केलाइड लेंगे एक, इसमें तीन चीजें आ रही है। देखो पहला आ रहा है लिथियम, आप रिएक्शन को देखो, रिएक्शन में समझ में आ जाएगा आपको। फर्स्ट आपके पास लिथियम, पहला लिथियम के साथ डायरेक्ट, दो लिथियम लेने अपने को, दो लिथियम लेने। ये दो लिथियम क्या करेगा, एक तो RLi के साथ जुड़ जाएगा और दूसरा LiX हो जाएगा। एक RLi के साथ जुड़ जाएगा, दूसरा LiX हो जाएगा, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन जाएगा एक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, समझ गए ना, मेटल के साथ लिथियम, पहला काम। दूसरी बात, अब ये अगला RLi, अब देखो वहां पर सेकेंड नंबर पे आपके कुछ लिखा हुआ है CuX, लिखा हुआ है CuX, समझ गए। अब यहां पर ये दो मॉलिक्यूल होंगे, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, R2CuLi, और एक Li बच गया, एक Li उस X के साथ चला जाएगा, R2CuLi, दो हो गए। अब तीसरी कंडीशन, थर्ड, ये फिर से आ जाएगा R2CuLi, और अब थर्ड में यहां पर आ गया आपके पास में R-X। अब देखो R-X में क्या होता है, एक R इस R- के साथ लगा दो, नंबर एक, देखो कहां कौन कौन खर्चा हो रहा है, ये R इस R- के साथ लगा दो, लगा दिया, क्लियर हो गया, ठीक है, एक R के साथ लगा दिया। एक Li का काम तो केवल एक ही है, X को लेके जाना, ये लो LiX हो गया, और एक भी एक R बचा हुआ है, एक Cu बचा हुआ है, R, ये रखो R, RCu, R-LiX, R। लिथियम का काम तो सिर्फ X को निकालना है, समझ में आया कि नहीं, X को। कोई डाउट यहां तक, बात समझ में आ गई, कोई परेशानी, ये है पूरी कहानी। अब देखो यहां पर जो X हमने यूज किया है ये डिफरेंट हो सकता है,
ये X डिफरेंट हो सकता है, ये भी डिफरेंट हो सकता है। R पक्का डिफरेंट होंगे, नहीं तो बात ही नहीं बनेगी, फिर तो मजा ही नहीं आएगा। ये तो डिफरेंट होने ही होने, लेकिन X में दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जैसे मैं एक आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं, एक एग्जांपल रख रहा हूं, मैंने यहां रखा है CH3Cl और यहां पर मैंने 3 स्टेप कर दिए। पहले लिथियम कर दिया नंबर 1, नंबर 2 में मैंने यहां पर CuI कर दिया, नंबर 3 यहां पर कर दिया मैंने CH3 CH2Cl और मैंने कहा प्रोडक्ट बताओ। सोचो सोचो सोचो, यहाँ का CH3 उठाया और यहाँ का CH3C2H5 उठाया, मतलब फाइनल प्रोडक्ट आपके पास में यही तो बनेगा भाई साहब। अरे बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा CH3CH2 ने। अब बाकी इसके अलावा क्या बनेगा? लिथियम Cl के साथ जाएगा तो एक बार LiCl बनेगा, दूसरी बार LiI बनेगा और तीसरा क्या बनेगा? LiCl फिर बनेगा और चौथा क्या बनेगा? RCU बनेगा। RCU कौन सा हो जाएगा? वो वाला R, यानी कि CH3Cu। आया समझ में? फील हो गया? अंदर से फीलिंग आ गई कि कहां से किसको जोड़ना है। मतलब फाइनली अगर आप देखो प्रोडक्ट बनाना है तो बड़ा सिंपल सा प्रोडक्ट बनाना है कि एक का R दूसरे का R', एक का R दूसरे का R', ये बनाना है। समझ में आ रहा है? यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यहां भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। लास्ट में सब्स्टिट्यूशन ही तो हुआ है भाई साहब। ये X उड़ाया, R लगाया, ये भाई यहां से यहां सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो हो रहा है। अच्छा, ये RDS स्टेप भी होता है, ये सब्स्टिट्यूशन RDS स्टेप भी होता है। अब इतनी गहराई के साथ पूछा नहीं जाएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहां, और सब्स्टिट्यूशन होगा तभी ये बनेगा, तभी बाई प्रोडक्ट भी बन जाता है। क्लियर है? अब देखो बड़ी कमाल की बात यहां पर क्या है, इस रिएक्शन का फायदा क्या हो रहा है? इस रिएक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि जो वुड्स में नहीं था, वुड्स में हमने कहा था सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल की बात बोली थी मैंने, है ना? फ्रैकलैंड में मैंने कहा सिमेट्रिकल इवन जो बोल रहा था, लेकिन यहां तुम्हें नहीं मिलेगा, यहां तुम्हें ऑड ही मिलेगा। एक R और एक R' तो अलग अलग होंगे ना, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं दोनों का इवन होने का, यानी कि दोनों क्या हो गया? अलग अलग है। इसका मतलब ये कह सकते हो बेस्ट और अनसिमेट्रिकल और ऑड हाइड्रोकार्बन, अनसिमेट्रिकल या ऑड हाइड्रोकार्बन, मतलब फ्रैकलैंड के लिए और वुड्स के लिए इवन और ऑड के लिए ये अनसिमेट्रिकल के लिए। तो कहानी समझ में आ गई, कोरे हाउस सिंथेसिस समझ में आ गया, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चले अब मुझे बताओ आगे अब क्या बचा था, कौन सी रिएक्शन वहां पर नेक्स्ट है? नेक्स्ट रिएक्शन है RMGX। अरे भाई ये तो आपको पता ही है, कितने नंबर की रिएक्शन है RMGX वाली? है 6ठे नंबर की है। चलो भैया RMGX के बारे में तो मुझे लगने लगता है, क्योंकि इसके लिए तो पूरा एक लेक्चर मैंने पढ़ाया हुआ है RMGX में, तो इसमें मैं ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर रहा। इसमें क्या करना है? एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन मतलब जिसके जिसके H मिल जाए। H किसके किसके मिल जाए? एसिड के मिल सकते हैं, अरे हाँ या ना? वाटर से मिल सकता है भाई, HOH हो सकता है, हाँ या ना? HOH, HSH हो सकता है, HSR हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? OH CH3 हो सकता है, ये सब प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है, ठीक है। और ये बतेरे, बतेरे मतलब बहुत से। तो यहाँ पर कोई भी H प्लस आयन ले लो, CH3OH ले लो, ROH ले लो, ठीक है, ROH हो गया प्लस माइनस, ये ले लो, कोई भी H प्लस आयन, एल्काइन ले लो, ये भी मैंने बताया था, एसिटिलीन वाला फॉर्म बताया था, जो भी ले लोगे तो उससे क्या बन जाएगा? RH बन जाएगा। यहाँ क्या था? माइनस, यहाँ क्या है? ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो गिगनार्ड रीजन वाले में ज्यादा अपने को कुछ डिटेल में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, समझ में आ गया? चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आओ, 7th में कौन सी है? कोलबे, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आ जाओ, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। कायर हो रही है, क्या हो गया?
पेन नहीं दे रही, मत देना। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना पड़ेगा इसमें। देखो अगर मैं जनरल रिएक्शन की बात करूं तो जनरल रिएक्शन आपके सामने मैंने क्या लिखी है, जरा सोच के देखो। वहां पर जनरल रिएक्शन मैंने लिखी होगी RCOONA, ये RCONA, ठीक है। और RCONA से यहां पर जो बनेगा वो बनेगा R सिंगल बॉन्ड R। समझ मेरी बात को, R सिंगल बॉन्ड R। अब पॉइंट ये उठता है कि आखिर बना तो बना कैसे, हुआ तो हुआ कैसे। तो इसको बड़ा डिटेल में समझ लेंगे अपन, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनता है। तो देखो पहले नाम लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब विद्युत अपघटन, अपघटन कर रहे हैं, और अपघटन करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी होगा, पानी होगा, निकलेगा नहीं, होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस है, कहा सोच रहा है, तो RCONA है, R बनेगा। सुनो कैसे करेंगे इसको, इसको देखते हैं। देखो मेरी बात को, बहुत लॉजिक की बात समझिएगा, इसकी मैकेनिज्म से समझते हैं। या R हो गया, या C डबल बॉन्ड O हो गया, या O हो गया, या Na हो गया, RCONA है। तो ये तो मालूम है कि इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे या, और इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो RC डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस बनेगा। ये तो पहले इलेक्ट्रोलिसिस के लिए होगा। हाँ, अब यार रेजोनेंस हो जाएगा इसका। सही है, सही सोच है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस हो। अब इस इलेक्ट्रोलिसिस में होता क्या है उसको समझते। जब इलेक्ट्रोलिसिस हो गया तो एक बात मुझे बताओ, ये माइनस है ना, कहां जाएगा, प्लस पर। और प्लस क्या होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है। सर फोड़ दूंगा मैं, क्या होता है, एनोड होता है। और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होता है कि नहीं होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, RC डबल बॉन्ड O पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन को कर दो माइनस, यहां बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, यहां O फ्री रेडिकल प्लस 1 गया इलेक्ट्रॉन बाहर। आगे बात समझ में, यहां 1 इलेक्ट्रॉन गया बाहर, समझ में आ रहा है। अब अगली बात, जैसे ही यहां पर आपको R फ्री रेडिकल मिलेगा, ये क्या मिल गया, फ्री रेडिकल मिल गया। जैसे ही यहां पर फ्री रेडिकल मिलेगा, एक बॉन्ड ब्रेकिंग इस कार्बन एटम और इस R के बीच में भी हो जाएगी, ठीक है, इन दोनों के बीच में हो जाएगी। और जैसे ही ये ब्रेकिंग होगी, ये वाला हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और ये R फ्री रेडिकल बन जाएगा। और जैसे ही R फ्री रेडिकल बनेगा, एक R फ्री रेडिकल दूसरे R फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके एल्कीन बनता है। ये होती है पूरी कहानी, समझ में आ गया, ये होती है पूरी कहानी। कोई डाउट यहां तक, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है कि उस जगह पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और R फ्री रेडिकल बनता है। वो R फ्री रेडिकल दूसरे R फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करता है और कंबाइन करके उस कंडीशन पे एल्कीन का फॉर्मेशन कर देता है। एनोड की तो बात मैंने कर ली, लेकिन कैथोड में भी तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा, कैथोड पे भी तो कुछ ना कुछ हो रहा होगा। जरा कैथोड की कहानी भी तो समझ ले, कैथोड पे क्या हो रहा है। क्या बचा है यहाँ पर, Na प्लस और 100% भैया पानी है वहां, होगा कि नहीं होगा, पानी होगा कि नहीं होगा। इलेक्ट्रोलिसिस, पानी रे पानी, बिना पानी के कैसे विघटन, है ना। यहाँ पर बनेगा Na, समझ गए, OH इसके साथ जोड़ दो, NaOH, और वहां क्या बनेगा, H प्लस, और H प्लस क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है उस इलेक्ट्रॉन को लेगा, भाई साहब हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ज्यादा तो नहीं हो गया,
समझ में आ गई बात? 2 स्टेप बीच में उड़ा दी मैंने, नहीं आया समझ में? NaOH NaOH और साथ में हाइड्रोजन H प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, H2 यानी यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेगी, कहां से? एनोड से, और कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और विलयन कैसा हो जाएगा? बेसिक सोल्यूशन हो जाएगा। भाई वहां क्या बचा? आपके पास NaOH बचा, तो बेसिक सोल्यूशन। समझ में आया कि नहीं है? बेसिक सोल्यूशन ज्यादा होगा तो पीएच बढ़ा है, ज्यादा होगा पीएच बढ़ेगा। आ गया समझ में? क्लियर है? ये है अंदर की कहानी, ठीक है? तो यहां पूरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि इस तरीके से आपको क्या बनाना है, क्या करना है, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करना है। तो कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लेता हूं यहां पर CH3 CH2, मैंने अब जनरल रिएक्शंस फटाफट बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई एग्जांपल मिलेगा, उस एग्जांपल को आपको सॉल्व करना है। ये आपके पास में है CH3 CH2 CONA, ठीक है भैया, फटाफट कर दो, क्या करना है, ठीक है? ये पूरा हटा दो, हटा दोगे, ये वाला हिस्सा आपका यहाँ पर बनेगा, इसको डबल कर दो, ये बन जाएगा आपका CH3, यहाँ पर CH2 या CH2 या हो गया ना, सिंपल है। ये वाला कार्बन बना दो, CH2 CH2 CH3। आ रही बात समझ में? क्लियर है? बड़ा बड़ा एल्केन बनाएंगे अपन, कंपाउंड बनाएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, तो बेच के आएंगे। कुल मिलाकर कोई भी आपको कंपाउंड दे दी जाए, उस कंपाउंड के साथ में आप इसको R को R के साथ जोड़ के बना सकते हो। अच्छा, इसमें अब कुछ क्वेश्चन और भी आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। अब एक काम कर रहा हूं, मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैं एक काम करता हूं, यहां पर RCONA ले रहा हूं, ठीक है, और मैंने यहां ले लिया R-COONA और दोनों को एक साथ मिला दिया और फिर मैंने इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कर दी, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के साल्टों को मिला के इलेक्ट्रोलिसिस कर दी। और अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा और क्या होगा, इसके अलावा तो कुछ होना नहीं है। क्या होगा, क्या होगा? R-C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? एक यहां देखो, तो 2 क्यों आ गए, एक बनाओ। यहां भी वही होगा, R-C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल होगा। अच्छा, फिर इसके आगे वही CO2 निकल जाएगा, R फ्री रेडिकल होगा। यहां भी वही कंडीशन होगी, यहां फिर R फ्री रेडिकल होगा, ठीक है? अब सुनना, अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखो यहां प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, देखते हैं। यहां 2 R बना लो, R बन गया, बन गया। इसका R इसके डबल मिला लो, एक मिनट देख लो सब लोग, इधर देख लो भाई, इधर देख लो, दोनों मिला लो, एक। फिर ये R इसके साथ भी तो कुछ चिपक जाएगा, कहेगा ऐसा है, हाँ, R कंबाइंड हो गया, RCOR हो गया, 2 यहां बन गए। सुनना मेरी बात, इधर आ जाओ, R हो गया और यहां हो गया R-COOR, इतना हो गया। अब एक काम करो, क्योंकि दोनों एक ही में पड़े हुए हैं, तो इसका R इसके साथ जोड़ो, तो यानी कि बन जाएगा RCOOR। अरे हाँ या ना? इसका इसके साथ जोड़ दो, यहां क्या होगा, R-COO। तो अब गौर से देखो, एस्टर भी बन गया, मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो 1 2 3 4 5 6, और दोनों का भी एक और R डैश बन सकता है, नहीं बन सकता है? ये भी तो बन सकता है यार, 7। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये सब बाई प्रोडक्ट है बेटा, ये चीज ध्यान रखना, ये सारे बाई प्रोडक्ट है। हाइड्रोकार्बन जो होगा वो मेन प्रोडक्ट है, क्लियर है? हाइड्रोकार्बन जो होगा वो मेन प्रोडक्ट है। ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये मेन प्रोडक्ट है। ये बाकी सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं, इनके साथ में भी ये बनता है, ये कहने का मतलब, ठीक है? क्लियर है? ये ध्यान रखना, कर लिया नोट? ठीक है, क्लियर है? अब सुनो, एक क्वेश्चन बताता हूं मैं यहां पे, एक क्वेश्चन है। अगर मैं कहता हूं एक हमारा CH3 CH2 है, सुनना मेरी बात को, और दूसरा मेरा अगर CH3 है, ये पॉसिबिलिटी समझो, एक और पॉसिबिलिटी सिखा रहा हूं मैं आपको।
एक आपके पास में हाइड्रोकार्बन जो है वो CH3CH2 है और दूसरा क्या है CH3। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तो एक और पॉसिबिलिटी यहां पर बनती है, वो पॉसिबिलिटी ये है कि यहां का एक H इसके साथ लग जाए, यहां से एक H इसके साथ आ जाए, दोनों डबल बॉन्ड बना ले, मतलब कहीं ना कहीं पर ये पॉसिबिलिटी भी हो जाती है। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2। समझ में आ गया? लेकिन ये जितने प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं सभी के सभी बाई प्रोडक्ट है, सभी के सभी बहुत ही कम अमाउंट में मिलेंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आया था कि बताओ कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या बनने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, क्या इसमें बनेगा। तो वहां 4 ऑप्शन को ढंग से देख लेना, पॉसिबिलिटीज आपके सामने निकल के आ जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी कुछ परसेंटेज एल्कीन का भी बन सकता है। अच्छा, अब एक बात दिमाग में और आ गई, एक बात सोचो, अगर मैं ये बोलूं, अब कोई बच्चा है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में? हाँ, रुको अभी मैं एक बात पहले डिस्कस कर लेता हूं। मैं क्वेश्चन ये दे रहा हूं कि मीथेन को किससे बनाया जा सकता है। जरा ये बता, मीथेन के लिए अगर मैं बात करूं, सोच के देखो, अभी जितनी अभिक्रिया मैंने दी है, इन अभिक्रियाओं में मीथेन का निर्माण किससे कर सकते हैं और किससे नहीं होगा। सोचो, पहला RMGX से कर सकते हैं, RMJ से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात है RCOONA, बोलो हाँ या ना, RCONA सोडा लाइम, बताओ हो सकता है? हो सकता है, ये भी सही है। रिडक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल, रिडक्शन से भी मीथेन बनाया जा सकता है। अच्छा ठीक है, और किससे बनाया जा सकता है? कोल्बे से। ये तो बाई प्रोडक्ट है। मेनली किस पे बनाया जा सकता है? इन तीनों से तो मेन बनाया जा सकता है वो। अच्छा, वुड से नहीं बनाया जा सकता है, फ्रैक्रेंट रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता, करे हाउसेस से नहीं बनाया जा सकता। कोल्बे से बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, तब इसके लिए फोकस करेंगे, वैसे इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये चीज ध्यान रखना है किससे बन सकता है और किससे नहीं। वुड से, फ्रैक्रेंट से, करे हाउसेस से मीथेन का निर्माण कभी नहीं होगा। रिडक्शन कर लो या कुछ और काम कर लो, इससे हो जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये कंडीशन यहां पर आ गई समझ में, ठीक है। कोई डाउट यहां तक, कोई परेशानी यहां तक? चलो ठीक है, अगली बात करते हैं। चलो, बात वही कर रहे थे, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे थे, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे थे, ठीक है। तो कोल्बे में कुछ एग्जांपल और कर लेते हैं, बढ़िया बढ़िया एग्जांपल कर लेते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल करते हैं अपन लोग, यहां पर COONA कर दिया, ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर दिया। क्लियर है? बताओ क्या बनाएंगे, है क्या बनाएंगे, बताओ, बन जाएगा? क्लियर होगा कि नहीं होगा? क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। हाँ भाई, आ गई? तो RCONA वाली कंडीशन है, कर लोगे ना? कोई भी एक क्वेश्चन मिलेगा कर लोगे? अच्छा, मैं आपको बता दूं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो होता है, कोल्बेज जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से एल्कीन भी बन सकता है, एल्कीन भी बन सकता है और एल्काइन भी बन सकता है, ठीक है। एल्कीन भी बन सकता है, एल्कीन भी बन सकता है और एल्काइन भी बन सकता है। आगे हम बताएंगे, जब एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे ना, तो वहां पर इस चीज को बताएंगे कि वो कैसे बनता है, ठीक है। समझ में आ गया? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बोलो समझ में आ गया? तो कर लोगे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, सारी बातें मैंने बता दी है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन तो बनाना सिखा दिया, एल्कीन एल्काइन आगे बना के सिखाएंगे कि आगे कैसे होता है। तो फिलहाल अभी कोई बचा है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाला? ये तो कर ही लिया अपन ने, डबल बॉन्ड वाला। इसके लिए तो मुझे कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ है ना, S2 याद आ गया, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड देख लो, C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया, बोलो यहां पर भी हो जाएगा, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। फिर मैंने वहां पर बताया था CaCO3PD, BaSO4, ठीक है। फिर बिट्स रिडक्शन, ठीक है, सोडियम इन द प्रेजेंस और लिक्विड अमोनिया, वो सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए अपन ज्यादा इस पर बात नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये हो गई आपके पास में कंडीशंस, ठीक है। तो यहां तक हमने आपको प्रिपरेशन की सारी बातें बता दी हैं कि प्रिपरेशन कैसे होती है।
चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं किस पर, उसकी केमिकल रिएक्शंस पर, कि केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है। अब एल्केन कैसे बनता है, एल्केन की केमिकल रिएक्शन क्या है? लो जल्दी नोट कर लो, ये तो सिंपल है यार, पता ही है, जल्दी नोट करो। ठीक है, तो एल्केन की केमिकल रिएक्शन, मैंने क्या कहा, केमिकल बहुत ज्यादा रिएक्शन होती नहीं है, लेकिन कुछ रिएक्शन जो है वो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं आपको। तो फटाफट देख लो इधर, चलो इधर देखो, आ रहे, इसके साथ रिएक्शन करने की बात करते हैं। पहला, सबसे पहले हेलोजिनेशन, याद आ रहा होगा, अरे याद आ रहा है, हेलोजिनेशन करवाया था सनलाइट के प्रेजेंस में, याद आया कि नहीं है? सनलाइट के प्रेजेंस में यहां पर मैंने रिएक्शन करवाई थी। रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या थी बताओ, इसमें क्या था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद आया कि नहीं है? सब सिखा चुका हूं मैं आपको कि इसकी रिएक्शन मैंने करवाई थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई थी, सॉल्वेंट लिया था, याद आ गया होगा। तो यानी कि इसका मतलब यहां से अपना क्या बनाएगा, RX। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये रिएक्शन से मैंने कहा फ्लोरीन बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, आयोडीन बहुत स्लो रिएक्टिव होता है, फिर आयोडीन को संभालने के लिए वहां पर HiO3 का यूज करते हैं, वो सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास में फर्स्ट कंडीशन है। दूसरी, अच्छा दूसरी क्या क्या चीजें मैंने बोली है, जरा फटाफट नोट कर लेते हैं। दूसरा मैंने कहा था नाइट्रेशन वाली कंडीशन, याद आ गई होगी, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में RNO2 याद आ गया होगा, मैंने कहा नाइट्रेशन करवाया था कंसंट्रेट HNO3 से, ये कंडीशन बोली थी। तीसरी यहां पर मैंने कहा था एक सल्फोनेशन है, सल्फोनेशन है, तो यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 यूज कर सकते थे, याद आया कि नहीं आया? यहां पर यूज किया था, RSO3H हो गया, सल्फोनेशन हो गया। तो नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, ये सारी रिएक्शन पहले करवा चुका हूं, याद करो। ठीक है, चल अब यहां पर एक दो रिएक्शन और ले लेता हूं, जैसे कि मान लेते हैं आइसोमराइजेशन, आइसो मतलब समावीकरण, आइसोमराइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं समावयवीकरण, क्लियर है? तो यहां पर आइसोमराइजेशन होता है, तो यहां पर बनता है आइसोमर, क्या बनता है, आइसोमर, ठीक है, क्या बनता है, आइसोमर। और आइसोमर बनने के लिए यहां पर जो, यहां पर देखो किसकी प्रेजेंस में होता है, ये ध्यान रखो, AlCl3, किसकी प्रेजेंस में होता है, AlCl, ठीक है, तो ये आइसोमर, समझ में आ गया, ये आइसोमराइजेशन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, आइसोमराइजेशन मतलब समावीकरण, समावी बनता है, और एक होता है एरोमेटाइजेशन, ठीक है, एरोमेटाइजेशन, एरोमेटिक यौगिक बनता है, एरोमेटिक, ठीक है, ये होता है Cr2O3, Al2O3, Cr2O3, Al2O3 एरोमेटिक बनता है, ठीक है, एरोमेटिक। तो यहां पर ये रिएक्शन मैं बता चुका हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये हो ही चुकी है, ये हो ही चुकी है, इसको थोड़ा समझ लो, आइसोमराइजेशन वाली कंडीशन समझ लो। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास CH3 CH2 CH2 CH3 है, तो यहां पर AlCl3 हमने यूज किया, AlCl3 जानते हो लुईस एसिड है ना, लुईस एसिड होता है, तो ये आइसोमर बनाता है, CH3 CH CH3 CH, ये आइसोमर बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर मान लेता हूं, सपोज दैट आपके सामने 5 कार्बेटम लेता हूं, ठीक है, तो 5 कार्बेटम लेता हूं, तो 5 कार्बेटम में भी वही कंडीशन, आइसोमर बना लो आप। तो अच्छा, यहां पर जो भी आइसोमर होंगे वो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, कौन से आइसोमर होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, समझ में आ रही बात, स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, क्लियर है, ये कंडीशन स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है, बना लो, सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। तो AlCl3 के साथ में ऐसी कंडीशन,
चलो आगे बात करते हैं, ये आइसोमराइजेशन वाली कंडीशन। अगला कौन सा है, एरोमेटाइजेशन वाली कंडीशन ले लो, इसको देख लो एरोमेटाइजेशन को। एरोमेटाइजेशन का मतलब एरोमेटिक, एरोमेटिक बनता है 6 कार्बोएटम से बेंजीन जब तक बनेगी, यानी कि 6 कार्बोएटम तो लेने ही पड़ेंगे, यानी कि यहां पर कितना हो जाएगा, एन हेक्सेन हो जाएगा। और यहां ले लो आप Cr2O3 Al2O3, तो यहां एन हेक्सेन ले लोगे तो एन हेक्सेन 6 कार्बोएटम हो गए तो बेंजीन। आ रही बात समझ में, क्या क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। कोई डाउट? अच्छा अगर हम 6 की जगह 7 ले लें तो क्या होगा, एन हेप्टेन, तो यहां पर है ना, क्लियर हो गया। तो एन हेप्टेन Cr2O3 Al2O3, अब बेंजीन के ऊपर, बोलो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो ये एरोमेटाइजेशन हो गया। और अब चलते हैं नेक्स्ट एक अगले पॉइंट पर, कंबशन, दहन। कंबशन दहन, दहन पर बात होती है अगली। तो हाइड्रोकार्बन का दहन पता ही है आपको, क्या होता है जनरल फॉर्मूला, ये होता है CnH2n + 2 + 3n + 1/2 O2, दैट्स मीन NCO2 + n + 1s। ये लो, ये हो गया हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन का कंबशन। CnH2n + 2 + 3n + 1/2 O2 NCO2 n + 2, यानी कि हो जाएगा यहाँ C2H6 + 3 × 2, अगर हम n की वैल्यू 2 रख दे तो, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7/2 O2, यहाँ कितना हो जाएगा 2CO2 + 3s, ठीक है। ये कंडीशन हो गई कंबशन। आ गया समझ में? अच्छा एक चीज समझो, यहां कैसा हो रहा है, कंबशन जो हो रहा है वो पूर्ण हो रहा है, कंप्लीट। कैसा हो रहा है, पूर्ण। लेकिन अगर इनकम्प्लीट हो जाए, अपूर्ण, है ना, तो यहां पर अगर इनकम्प्लीट होता है ना तो दो बातें हो सकती हैं। जैसे CH4 के साथ अगर वर्क करें तो दो बातें हो सकती है, क्या, कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड, कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन सकता है। कोक समझ रहे हो ना, कार्बन ब्लैक, ठीक है, या कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा, जब बेहतरीन ऑक्सीजन दोगे आप, तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, बाकी में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा या कार्बन। बोलो समझ में आ गया ये चीज। अब एक दो चीजें थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझ लो। देखो आइसो ऑक्टेन जानते हो आप लोग, ऑक्टेन नंबर, आइसो ऑक्टेन, पेट्रोल वेट्रोल में यूज करते हैं, है ना, कंबशन में। मतलब क्या होता है कि जैसे कि अपन फ्यूल्स में इसको यूज करते हैं, तो पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन होता है। आइसो ऑक्टेन होता है क्या पता है, आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला बहुत बार पूछ लेते हैं, पहले तो ये देख लो, ये देखो आइसो ऑक्टेन होता है, ठीक है, ये आइसो ऑक्टेन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आइसो ऑक्टेन होता है, क्लियर। ब्रांच हाइड्रोकार्बन इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं ब्रांच हाइड्रोकार्बन, ब्रांच हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आइसो ऑक्टेन या ब्रांच हाइड्रोकार्बन है ये। अगर किसी फ्यूल में इफिशियंसी ज्यादा, यानी अच्छा फ्यूल है, बढ़िया फ्यूल है, तो बढ़िया फ्यूल होने का मतलब क्या होता है, उसके अंदर ब्रांच जितनी ज्यादा होगी, ब्रांच जितनी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा ब्रांच वाला हाइड्रोकार्बन होगा उतना अच्छा फ्यूल होगा, उतनी उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। समझ में आएगी नहीं है, इफिशियंसी ज्यादा होगी। और जितना कम ब्रांच वाला होगा, ठीक है, उतना कम प्रभावी होगा, बढ़िया नहीं होगा, खराब तेल अच्छा तेल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि जिसमें आइसो ऑक्टेन
इसको एक और नंबर, आइसोऑक्टेन के नंबर को ही हम लोग ऑक्टेन नंबर बोलते हैं, नाम सुना होगा। आइसोऑक्टेन जितना उसमें प्रेजेंट होता है वो बोला जाता है उसका ऑक्टेन नंबर। जितना भी आइसो, जैसे पेट्रोल की बात करता हूं, पेट्रोल में लगभग 80 से 85% आइसो ऑक्टेन होता है। देखना पेट्रोल पंप पे कहीं पे जाकर देखना, वहां लिखा होता है आइसो ऑक्टेन 85%, 80% या ऑक्टेन नंबर बोला जाता है। तो आइसो ऑक्टेन जितना पाया जाता है वही ऑक्टेन नंबर होता है, उसको ऑक्टेन नंबर को डिफाइन करते हैं। तो पेट्रोल वगैरह में जितना अच्छा आइसो ऑक्टेन होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ब्रांच होगा, जितना ब्रांच होगा नेचुरल से उतना बढ़िया होगा। तो इसका मतलब ब्रांच अगर बढ़ाओगे, देखो यहीं पर बात को समझना, ब्रांच अगर बढ़ेगी तो ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा, बोलो हाँ या ना, और ऑक्टेन नंबर बढ़ेगा तो इफिशियंसी जो होगी वो बढ़ेगी। अरे आया है समझ में? तो इफिशियंसी जो होगी वो बढ़ेगी, बहुत बढ़िया बनेगा। समझ में आ गया? तो ऑक्टेन नंबर की कंडीशन होती है, ये ऑक्टेन नंबर होता है। डीजल, पेट्रोल में ऑक्टेन नंबर होता है, डीजल में सिटेन नंबर होता है, सिटेन, डीजल में सिटेन, याद रखना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी में एक और चीज ध्यान रखो। अब जैसे क्या होता है, एक चीज आपने सीखी होगी, नॉकिंग। कभी स्कूटर देखा है पुराना वाला, स्टार्ट किया फट 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 चलता है, फिर उसके बाद पटाखे टाइप के चलने लगते हैं। झुकाते तो बाद में है, स्टार्टिंग होने से पहले झुकाते हैं। नहीं, मुझे लगा बाद में झुका लेता है, सुपरमैन बनता है, बोले मैं रैंक के चलूंगा, है ना। तो स्टार्ट करते फटफट की पटाखे टाइप की आ जाती है ना, उसको बोलते हैं नॉकिंग। नॉकिंग का मतलब समझते हो? नॉकिंग का मतलब नॉक सही है, बिल्कुल सही बोला है। पर लेकिन पेट्रोल की तरफ जा, स्टार्ट करते तो होता है क्या है, आपको बताइए कि जो पेट्रोल यानी कि जो भी फ्यूल्स होता है वो क्या करता है, कंबशन करता है, कंबशन करके एनर्जी जनरेट करता है। इंजन को जितनी एनर्जी मिल रही होती है उतनी वो ले लेता है, बाकी बाहर निकाल देता है। लेकिन मान लो ऐसी कंडीशन हो जाए, इंजन अभी तैयारी ना हो, फ्यूल पहले जल गया, एनर्जी एक्स्ट्रा आ गई, तो कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो इंजन तो लेगा नहीं। आजकल देखो वो मोटरसाइकिल में वो लौंडे टाइप के चलते रहते हैं, वो 2 कौड़ी के, तो वही, ठीक है ना। तो पॉइंट ये है कि उस नॉकिंग प्रोसेस को रोक, एक क्वेश्चन आता है, उस नॉकिंग प्रोसेस को कम करने के लिए किसका रीजेंट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग रीजेंट, एंटी नॉकिंग रीजेंट। ठीक है, एंटी नॉकिंग रीजेंट वो होता है TEL, टेट्रा एथिल लेड, ऑप्शन में देख लेना, ये टेट्रा इथाइल, ठीक है, टेट्रा इथाइल मतलब C2H5 का होल 4P। ये क्या करता है, ये नॉकिंग क्यों होती है, नॉकिंग होती है जल्दी जल जाना, ठीक है, जो टाइम होना चाहिए उससे आराम से जलना चाहिए, जल्दी जल जाए, एनर्जी जल्दी मिल जाए। वो कब होता है, वो बेसिकली क्या होता है कि वो अनब्रांच हाइड्रोकार्बन होते हैं। भाई अनब्रांच हाइड्रोकार्बन होगा तो जल्दी से कंबशन कर जाएगा, समझ में आया कि नहीं है? तो हमें टाइमली कंबशन करना है, ज्यादा फ्यूल, जो फ्यूल्स है वो हमारा जो इंजन है वो एडॉप्ट कर ले। तो ये क्या करता है, बेसिकली जो अनब्रांच होती है, जो सीधी रेखा वाली जो होती है, उनको ये तोड़ के किसमें कर देता है, ब्रांच में कर देता है। तो ब्रांच में कर देगा तो ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा, ऑक्टेन नंबर बढ़ जाएगा तो अच्छा, ये होता है TEL, टेट्रा इथाइल लेड, एंटी नॉकिंग रीजेंट, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर ये हमारा रहा हाइड्रोकार्बन में एल्कीन वाला पार्ट। फिर मुलाकात होगी एल्कीन और एल्काइन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।